आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज चित्रित भाग 2 कक्षा 10वीं की अगली जो हमारी कविता है इसका नाम है कन्यादान। क्या नाम है? कन्यादान। और कवि है ऋतुराज। कन्यादान नामक इस कविता के कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर नामक जिले में हुआ। अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में प्राप्त करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और उसके बाद अध्ययन कार्य में लग गए और अपनी रचनाओं के द्वारा उनको एक कवि के रूप में सुप्रसिद्ध हो गए। उनकी अगर हम मुख्य रचनाओं की हम बात करें, एक मरणधर्मा और अन्य उनके जो काव्य संग्रह हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, ये उनकी कुछ मुख्य काव्य संग्रह हैं, कविताओं के संग्रह हैं। जहां तक ऋतुराज की बात है, वो यथार्थवादी कवि के रूप में एक वंचित परिवार के लिए, वंचित किसान मजदूर कमेरे वर्ग की आवाज उठाने का उन्होंने कार्य किया है। वो आदर्श के बजाय यथार्थवाद के ऊपर आधारित उनका काव्य रचना रही है। उनको जो मुख्य पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, उनकी हम बात करें तो सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा सम्मान, पहल सम्मान एवं बिहारी सम्मान इत्यादि सम्मान से ऋतुराज को सम्मानित किया गया है। लगातार अपना जो समय है वो काव्यार्जन के लिए एक कवि के कार्य में लगा रहे हैं ऋतुराज। हमारी जो प्रस्तुत कविता कन्यादान भी एक स्त्री के जो संवेदना है, उस संवेदना को एक मार्मिक रूप से चित्रित किया है और उस संवेदना को उस संवेदना के माध्यम से हर किसी के मर्म को छूने का प्रयास इस कविता के माध्यम से ऋतुराज ने किया है। आइए हम कविता का जो शीर्षक है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कन्यादान। कन्यादान जो शब्द है वो लड़की के विवाह के अवसर पर जो दिया जाता है उपहार के रूप में, वो अपने घर गृहस्थी के कार्य को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके तो माँ बाप की तरफ से उसको जो वस्तुएं उपहार स्वरूप दी जाती हैं उसको कन्यादान के नाम से जाना जाता है। तो कन्यादान के समय या विवाह के समय माता पिता विशेष करके माँ के द्वारा अपनी जो कन्या है, अपनी जो लड़की है, अपनी जो बेटी है, उसको जो सीख दी गई है, उसको जो शिक्षा दी गई है, उसको जो अपना एक प्रकार से अंतिम संदेश माने दिया है, उस संदेश को कवि ऋतुराज ने कन्यादान के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कन्यादान कविता का जो मूल संदेश है वो यही है कि लड़की है उसको माता पिता के द्वारा उपहार में कुछ वस्तुएं देने के साथ साथ या वस्तुओं से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है उसको मानवीय संस्कार देना और आने वाले जो गृहस्थ जीवन के जो कष्ट हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनसे परिचय करवाना। साथ ही उसे जो अपने आप को एक स्त्री के रूप में, कोमल के रूप में, असहाय के रूप में प्रस्तुत नहीं करना है, अपितु जहां संकट आए तो उन संकटों को का धैर्य पूर्वक सामना करने के लिए भी ऋतुराज ने कन्यादान नामक इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है। कवि का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि कन्या को, लड़की को असहाय बन करके, कमजोर बन करके या केवल गहने और वस्त्रों पर ही प्रसन्न रहना, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के बजाय हर मुसीबत का सामना करने के लिए, उत्साह पूर्वक सामना करने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए इसकी जो मुख्य 2 पद हैं उन पदों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, सरलाट करते हैं। पहला पद है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जैसे कि उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था।
पठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। तो ये पहला पद्यांश था, काव्यांश था। तो प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान से ली गई है। कन्यादान कविता के रचयिता ऋतुराज हैं, जो कि आधुनिक कवि हैं, यथार्थवादी कवि हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने लड़की की शादी के समय माँ के जो भाव है और माँ के द्वारा अपनी लड़की को जो विचार दिए हैं, जो सीख दी है, जो प्रेरणा दिया है, उसका यथार्थ और मार्मिक शब्दों के द्वारा प्रयोग उसका वर्णन किया है। कैसे किया है देखिए, कितना प्रमाणिक था उसका दुख। शादी के समय लड़की को माँ बाप की तरफ से बहुत सी वस्तुएं उपहार स्वरूप दी जाती हैं। उसके साथ साथ माँ के द्वारा कन्या को जो अपना आने वाला जो उसका गृहस्थ जीवन है उसको सरल तरीके से, सहज तरीके से व्यतीत करने के लिए कुछ सीख दी जाती है। और उस सीख में जो माँ है अपनी तरफ से उसके जो अपना अनुभव, उसका जो एक लंबा जीवन रहा है, उस जीवन में उन्होंने जो अनुभव सुख दुख है वो अपनाए हैं, और उनके माध्यम से वही गृहस्थ जीवन को किस प्रकार से व्यतीत किया जाए माँ के द्वारा वह समझाया जाता है। और माँ के जो अनुभव है, माँ के जो कष्ट हैं जीवन में, जो उसने अनुभव किए हैं, झेले हैं, वो सारे क्या है, प्रमाणिक हैं। कवि के कहने का अभिप्राय है कि वो सारे प्रमाणिक हैं, अर्थात उन सभी कष्टों को, दुखों को माँ ने झेला है तो वो क्या है, प्रमाणिक है, सत्य पर आधारित है, वो काल्पनिक नहीं है। उसका दुख लड़की को दान में देते समय, और शादी के समय जिस प्रकार से कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है, वर पक्ष को उनको सौंप दिया जाता है, इतने साल तक शिक्षा संस्कार दे करके पाल पोस करके बड़ा किया जाता है। और जब उनको कन्या को दान दिया जाता है अर्थात शादी के में उनको वर पक्ष को सौंपा जाता है, तब अपने अनुभव है, अपनी बेटी से माँ है वो साझा कर रही है और उसको बता रही है आने वाले जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करना है। उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त उसने एक जिस प्रकार से अपने संस्कारों शिक्षा द्वारा अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, आज उसकी शादी हो रही है तो उसको एक प्रकार से उसके विदा होने के समय दुख भी है, और दुख के साथ साथ अपनी बेटी है वो किसी प्रकार से कष्ट में न रहे, इसलिए उसको वह आने वाले जीवन के बारे में सीख दे रही है, प्रेरणा दे रही है, शिक्षा दे रही है, और साथ में उसे दुख भी है कि आज उसकी बेटी है उससे विदा हो रही है। जैसे कि उसकी अंतिम पूंजी हो, और उसके भावों से माँ का की जो संवेदना है, उस संवेदना को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरे जीवन में उसने जो संस्कारों द्वारा अपनी बेटी को पाला है, आज वह उससे विदा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। जिस प्रकार से व्यक्ति के पास जितनी भी पूंजी हो, धन संपत्ति हो, उसको दान कर देता है, ठीक ऐसा ही लग रहा है कि शादी के समय अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में वधु पक्ष को, वर पक्ष को देते समय उसका जो कष्ट है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और ऐसा लग रहा है कि वह उसकी अंतिम पूंजी हो जिसने अपने पूरे जीवन के कष्टों के द्वारा पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, आज वह उससे विदा हो रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कवि कहते हैं कि ठीक है कि उसकी शादी का आयु है, उसकी शादी कर दी गई है, लेकिन शादी के साथ साथ वह इतनी सयानी नहीं है, अर्थात उसे दुख नहीं देखे हैं, केवल जीवन में सुख भोगे हैं। भावार्थ यह है कि लड़के अपने माँ बाप के पास रहती है तो उसको किसी प्रकार के कष्ट नहीं होते, क्योंकि माँ बाप उसके हर कष्ट को दूर करते हैं। इसलिए वह जीवन के जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनका उसको आभास नहीं है, अनुभव नहीं है। वह सरल है, भोली है, उसे अपने माँ बाप के सहारे पर ही अपना जीवन व्यतीत किया है, लेकिन शादी के बाद वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तो उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी झेल सकती है, लेकिन अब उसको दुखों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसे अब तक केवल सुख ही सुख व्यतीत किए थे, दुख बाँचना
नहीं आता था, अर्थात उसे दुखों का भी आभास नहीं हुआ था, अनुभव नहीं हुआ था। पट्टिका थी वह धुंधले प्रकाश की। जिस प्रकार से धुंधले आधे अधूरे प्रकाश में जीवन रूपी कविता को वह पढ़ रही हो, ऐसी पट्टिका थी, अर्थात उसको दुखों का आभास नहीं था। जिस प्रकार से आधे अधूरे प्रकाश में किसी कविता को पढ़ा जाता है तो उसमें कुछ बांचा जाता है, कुछ नहीं बांचा जाता, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ कवि ने लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से धुंधले प्रकाश में किसी कविता को पढ़ा जाता है, तो कविता क्या है? जीवन रूपी कविता को पढ़ा जाता है तो उसमें कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता उस धुंधले प्रकाश में। ठीक उसी प्रकार से जो बेटी है वह उस पट्टिका के समान है जो कविता को धुंधले प्रकाश में पढ़ रही है, अर्थात जीवन में, गृहस्थ जीवन के आने वाले जो कष्ट है उनको किसी प्रकार से कोई आभास अभी तक नहीं है। तो उनके बारे में माँ उसे बराबर सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है। कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, वह जिस प्रकार से तुकबंदी होती है, नई नई कविता होती है तो कविता को सीखा जाता है, बांचा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो लड़की है वो भोली है, सरल है, वह अपने माँ बाप के साए में रही है। माँ बाप ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया है, उसने जीवन में कहीं दुख नहीं झेले हैं, उनका उसको आभास नहीं है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि शादी के समय माँ के द्वारा अपनी लड़की को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है और आने वाले जो जीवन के कष्ट हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, कैसे जीवन व्यतीत करना है, उनके बारे में माँ है शादी के समय अपनी बेटी को, अपनी लड़की को शिक्षा दी जा रही है। तो इस संपूर्ण काव्यांश में कवि ने अपने यथार्थवादी काव्य कौशल का प्रयोग किया है। साथ में शादी के समय माँ बाप का अपनी बेटी के प्रति जो प्यार होता है और कितना उस विदाई के समय उनको जो पीड़ा होती है उसका मार्मिक शब्दों के द्वारा प्रयोग उसको प्रकट किया है, उसका वर्णन किया है। लाक्षणिक शब्द हैं जैसे श्यामी है, भोली है, धुंधले प्रकाश की, प्रकाश, इस प्रकार से पाठ्यिका, इनमें लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा सहज सरल है, मुक्त छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। आइए दूसरा जो काव्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान से ली गई है। इसके कवि ऋतुराज हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करके माँ के द्वारा शादी के समय अपनी बेटी को जो यथार्थ जो जीवन है उसको जीने के लिए प्रेरित किया है। उसे एक ऐसा कमजोर अबला के रूप में अपने आप को नहीं प्रदर्शित करना है, अपितु एक साहस के साथ जीवन के कष्टों को सहन करने के लिए, उनका सामना करने के लिए माँ के द्वारा लड़की को प्रेरित किया है। कैसे किया है देखिए। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। झांकना मतलब देखना, रीझना प्रसन्न होना। माँ शादी के समय अपनी बेटी को सीख देते हुए, प्रेरित करते हुए या उसको अच्छे संस्कार देते हुए कहती है कि हे बेटी, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। कि केवल अपने चेहरे की प्रसन्नता को, अपने चेहरे की जो सुंदरता है, सौंदर्य को देखकर ही हमेशा प्रसन्नचित न रहना, अर्थात केवल अपने बनाव श्रृंगार में या अपने जीवन को सौंदर्य की तरफ देखकर ही अपने आप को प्रसन्नचित न करना, क्योंकि केवल अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाना या उस पर प्रसन्न होना ही एक स्त्री का प्रमुख दायित्व नहीं है। उसके अपने गृहस्थ जीवन के और भी दायित्व होते हैं, और भी कर्तव्य हैं, उनकी तरफ बराबर ध्यान रखना है। केवल अपने चेहरे पर रीझना अर्थात प्रसन्न होना ही तुम्हारा
दायित्व नहीं है। इस प्रकार से माँ ने अपनी लड़की को, बेटी को प्रेरित किया है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है, रोटियां पकाने के लिए है। अक्सर हम टीवी में, समाचार पत्रों में या इधर उधर सुनने को मिलता है कि वहां एक लड़की ने जल करके मर गई है, दहेज के कारण लड़की को जला दिया गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं, सुनने में मिलती हैं। तो उन्हीं घटनाओं के संदर्भ में माँ ने कहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि हे बेटी, जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात अपने जीवन में आने वाले कष्टों से, दुखों से हमेशा उनसे सावधान रहना, और किसी भी प्रकार का आपके ऊपर अत्याचार होता है तो उसको सहन नहीं करना है, उसकी सूचना हमें देनी है और बराबर उनका तुमने विरोध करना है। कहीं ऐसा न हो कि तुम कोमल बन के, असहाय बन के तुम्हारा शोषण होता रहे, अत्याचार होता रहे, और किसी दिन ये सूचना आए कि आपकी लड़की है वह आग में जल करके मृत्यु को प्राप्त होगी। हम ऐसा देखना नहीं चाहते। भावार्थ यह है कि अगर किसी प्रकार का भी अत्याचार लड़की पर होता है तो उसका सामना करना है, डटकर सामना करना है, विरोध करना है, जलना नहीं है, अपितु उसका प्रतिकार करना है, मुकाबला करना है। इस प्रकार से माँ के द्वारा अपनी बेटी को एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, एक परंपरागत जीवन व्यतीत करने के लिए यहाँ माँ ने विरोध किया है। और सार्थक यथार्थवादी जीवन, अर्थात किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, शोषण होता है तो उसका डटकर विरोध करने के लिए माँ ने अपनी बेटी को प्रेरित किया है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। अपनी बेटी को शादी के इसमें प्रेरित करते हुए माँ कहती है कि बेटी, वस्त्र और आभूषण, गहने आभूषण, ये शाब्दिक भ्रमों की तरह भ्रमित करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं एक प्रकार से। भावार्थ यह है कि जो स्त्रियां हैं केवल वस्त्रों की प्राप्ति में, अधिक से अधिक वस्त्र पहनने, गहने पहनने, आभूषणों से अपने आप को सजाने, श्रृंगार करने में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और ये सारे के सारे एक स्त्री को बंधन में बांधने वाले हैं। अर्थात उसका जो विराट जीवन है, बड़ा व्यक्तित्व हो, उसको सीमित कर देते हैं, उसको कोमलता की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो यहाँ माँ ने अपनी बेटी को यही सीख दी है कि वस्त्रों, कपड़ों और गहनों में ही अपने आप को लपेट कर या सीमित करके न रहना, ये स्त्री जीवन के लिए एक बंधन का कार्य करते हैं। उसके जीवन का विस्तार नहीं होने देते हैं। केवल इन बंधनों से मुक्ति होनी है, अर्थात केवल परंपरागत जीवन नहीं व्यतीत करना है, एक सुंदर यथार्थवादी जीवन व्यतीत करना है। और जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, या जहां भी अत्याचार हो तो उन अत्याचारों का प्रतिकार करना है, सामना करना है, मुकाबला करना है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की होना कि लड़कियों में जिस प्रकार से परंपरागत इस प्रकार से कहा जाता है कि सहज रहना, सरल रहना, किसी प्रकार का भी आपका अत्याचार हो तो उसको चुपचाप सहन कर लेना, ये सिखाया जाता है। एक परंपरागत रूप से माँ बाप को लड़की को सिखाया जाता है। तो यहाँ माँ ने यही कहा है कि ऐसी परंपरा का बिल्कुल विरोध करना है, कोमल भाव से जीवन व्यतीत करना, या अबला के रूप में, असहाय के रूप में, या केवल वस्त्रों आभूषणों के लिए जीवन व्यतीत करना एक लड़की के लिए शोभनीय नहीं है। अपितु उसका जो गृहस्थ जीवन है उसका एक विराट रूप है, और उस विराट रूप में कष्टों का मुकाबला करना है, शोषण का मुकाबला करना है। माँ लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की होना, लेकिन जब अत्याचार हो तो उसका मुकाबला भी करना है। आपका जो साहस है, शौर्य है, उसका जो वीरांगना रूप है वो भी प्रदर्शित होना चाहिए। यहाँ ऋतुराज कवि ने माँ के माध्यम से यही दिखाया है कि एक परंपरागत जीवन व्यतीत करने के बजाय लड़की को एक यथार्थवादी, साहस वाला जीवन व्यतीत करना चाहिए। अर्थात कि जब उसका किसी प्रकार से शोषण हो, अत्याचार हो, या दहेज आदि के लिए उसको प्रताड़ित किया जाए, पीड़ित किया जाए, तो वह चुप न रहे, उनका मुकाबला करना उसका एक प्रथम दायित्व बनता है। अत्याचारों
के खिलाफ खड़ा होना, उसका मुखर विरोध करना भी लड़की का ये दायित्व बनता है। केवल छुई मुई बन करके, केवल अबला बन करके जीवन व्यतीत करना यह निरर्थक नहीं है। सार्थकता लड़की का यही है कि वह सुंदर जीवन व्यतीत करे, अपने गहने और आभूषणों पर वह अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन उसको केवल बंधन के रूप में नहीं, केवल ये इस वस्त्र और आभूषण है उसका बंधन न बन जाए, केवल उसके जीवन को सीमित करने वाले न बने। यह सीख है, यह प्रेरणा है माँ के द्वारा शादी के समय, कन्यादान के समय दी जाती है। तो यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से यही दर्शाया है कि परंपरागत जीवन लड़की को नहीं व्यतीत करना है, अपितु गृहस्थ जीवन के जो कष्ट हैं उनको का मुकाबला करना है, और जब भी किसी प्रकार से अत्याचार हो तो उन अत्याचारों को चुप रह करके उनको व्यतीत नहीं करना है, अपितु उसका मुकाबला करना है। इस काव्यांश के माध्यम से यही इस कवि ने संदेश दिया है। तो प्रस्तुत काव्यांश में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। संपूर्ण काव्यांश छंद मुक्त है, लाक्षणिक शब्द है, वस्त्र, आभूषण, ये सारे के सारे लाक्षणिक शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है। प्रतीकात्मक शब्द हैं, प्रतीकात्मक जैसे बंधन है, रोटियां हैं, ऐसे झांकना है, ये प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा सहज सरल और मर्मस्पर्शी भाषा का प्रयोग किया है। संवेदना के साथ कवि ने यथार्थवादी जीवन जीने के लिए माँ के माध्यम से लड़की को प्रेरित किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों काव्यांश हैं आपको समझ में आए होंगे, और ऋतुराज जी इस कन्यादान नामक कविता के द्वारा जो कहना चाहते हैं, एक यथार्थवादी जीवन व्यतीत करने के लिए सभी लड़कियों को यहाँ कवि ने प्रेरित किया है। तो इस कविता का सरलार्थ है और अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।